Hello aspirants, welcome to Simple Classes. Thank you all for the amazing response for the first video. अक्टूबर मंथ के सेकंड हाफ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यूपीएससी 2021 नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ऑल्दो वैकेंसीज बहुत कम है बट स्टिल आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए। ऑलराइट, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द डे, यूएस पुट्स इंडिया ऑन करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, काफी ज्यादा कंट्रीज के साथ उसका बायलैटरल ट्रेड है, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज उसके साथ अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं और इसी रीजन की वजह से कंट्रीज जनरली कोशिश करती हैं कि उनकी करेंसी डीवैल्यू करके रखें, एप्रिशिएट ना होने दें अपनी करेंसी को। अब करेंसी किसी कंट्री की अगर एप्रिशिएट नहीं होती तो किस तरीके से उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, ये हम अभी कुछ देर में देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से। और इसीलिए यूएसए ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाला है। एग्जैक्ट वर्ड्स में इसको किस तरीके से समझेंगे एक बार वो देखते हैं। तो करेंसी मैनिपुलेटर एक तरीके से एक लेबल है। सो इट इज अ लेबल व्हिच इज गिवन बाय यूएस गवर्नमेंट to countries it feels which are engaging in unfair currency practices by deliberately devaluing their currency against the dollar। तो ये करेंसी मैनिपुलेटर एक तरीके का लेबल है जो यूएस गवर्नमेंट लगाता है उन कंट्रीज पे जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स को फील होता है कि वो कंट्रीज अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। वो क्यों करेंगी ऐसा? वो जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेंगी डॉलर के मुकाबले, जिसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे क्या समझना है, डिवैल्यूएशन करने की वजह से किसी भी कंट्री का कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डिवैल्यूएशन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट क्या है? डिवैल्यूएशन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की अगर कॉस्ट नीचे चली जाती है तो उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में रिडक्शन देखने को मिलता है और कोई भी इकोनॉमी जरूर चाहेगी कि उसके ट्रेड डेफिसिट में इजाफा ना हो, ट्रेड डेफिसिट में रिडक्शन हो। ऑलराइट, अब यूएसए ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाल तो दिया, बट इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड एनफोर्समेंट एक्ट 2015 के मुताबिक 3 ऐसे क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके बेसिस पे यूएस डिसाइड करता है कोई भी कंट्री करेंसी मैनिपुलेट कर रही है या नहीं। अगर कोई कंट्री इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी 2 क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो यूएस उस पर्टिकुलर कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाल देता है। चलिए अब एक एक करके तीनों क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। पहला है अ सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड सरप्लस विद यूएस एटलीस्ट $20 बिलियन ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इसका मतलब है एक सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड हो यूएस के साथ और वो ट्रेड सरप्लस में हो, डेफिसिट में नहीं। ठीक है, सरप्लस इज अ इंपॉर्टेंट कीवर्ड। और उसकी वैल्यू कितनी हो? मिनिमम कम से कम $20 बिलियन का ट्रेड हुआ हो यूएस के साथ पिछले 12 महीने। ये पहला क्राइटेरिया है। लेट्स रीड आउट द सेकंड वन। अ मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगर कोई कंट्री यूएस के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व है, लास्ट 12 मंथ्स में अगर देखा जाए तो उसमें करंट अकाउंट सरप्लस अगर होता है और उस सरप्लस की वैल्यू एटलीस्ट 2% होती है उस कंट्री के जीडीपी की, तो वो भी एक क्राइटेरिया बनता है करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में जाने के लिए। ऑलराइट, तीसरा क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन, यानी व्हेन नेट परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसी टोटलिंग एटलीस्ट 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ओवर लास्ट 12 मंथ्स एंड दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड रिपीटेडली इन एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 12 मंथ्स। इसको आसान भाषा में समझेंगे, जो कंट्री यूएस के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व है, अगर कंटिन्यूअसली वो डॉलर परचेज कर रही है लास्ट 12 मंथ्स में और जो फॉरेन करेंसी वो परचेज कर रही है वो एक्यूमुलेट होके बनती है एटलीस्ट 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी पिछले 12 महीनों में, तो ये तीसरा क्राइटेरिया बनेगा उस कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डालने के लिए। अब इंडिया को यहाँ पे क्यों डाला गया है? जाहिर सी बात है इन 3 क्राइटेरिया में से कोई 2 क्राइटेरिया इंडिया फुलफिल जरूर कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन से 2 क्राइटेरिया हैं जो इंडिया ने फुलफिल करे हैं और इसी वजह से यूएस ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाला है। तो इंडिया यहाँ पे पहला पॉइंट फुलफिल करता है जहां पे पहले क्राइटेरिया के मुताबिक एटलीस्ट $20 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड सरप्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया का काफी अच्छा ट्रेड हिस्ट्री रहा है, ट्रेड सरप्लस की हिस्ट्री रही है यूएस के साथ और ये फिगर 22 यूएस बिलियन डॉलर्स रही है 2020 के लिए। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया इंडिया फुलफिल कर देता है। सेकंड क्राइटेरिया की बात करें जो इंडिया ने फुलफिल करा, वो है थर्ड पॉइंट। इंडिया ने 2020 में लगातार 4 क्वार्टर्स तक फॉरेन करेंसीज परचेज करी। ये परचेज आरबीआई करता है इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर वैल्यू की बात की जाए तो $64 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज परचेज किया आरबीआई ने 2020 में। अब कंटिन्यूअसली 4 क्वार्टर तक ये जारी रहा। और परसेंटेज पॉइंट्स में अगर बात की जाए, दिस $64 बिलियन अमाउंटेड टू 2.4% ऑफ कंट्रीज जीडीपी। लिमिट क्या थी? 2% की, और ये लिमिट ब्रीच होके 2.4%, जो कि $64 बिलियन की वैल्यू बनाता है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों क्राइटेरिया इंडिया ने फुलफिल करा और इसी वजह से यूएस ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाल दिया।
ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इंडिया को डाल तो दिया है इसका एज एस्पिरेंट। कोई फिनोमिना होता है तो हमें उसके रीजंस एंड कॉजेज के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंडिया को इस लिस्ट में डाल दिया, इसका आउटकम क्या है? क्या कोई सैंक्शंस है? बिल्कुल नहीं, सैंक्शंस नहीं है। बस एक थोड़ा सा ग्लोबल इमेज डाउन होती है अगर किसी कंट्री को यूएस इस मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डालता है। ठीक है, हालांकि इमीडिएट आउटकम क्या होगा? आरबीआई को एफर्ट्स डालने होंगे जिसकी वजह से रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। ऑलराइट, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इसकी वजह से इंडिया के लिए क्या आउटकम होगा? देयर विल बी प्रेशर ऑन आरबीआई टू कट डाउन इंटरवेंशन। इट हैज टू अलाउ द रुपी टू एप्रिशिएट। ये हमने डिस्कस किया था। आरबीआई जो इमीडिएट मेजर्स करेगा वो ये करेगा कि वो रुपी की वैल्यू को एप्रिशिएट करने की कोशिश करेगा, फर्दर डॉलर्स परचेज नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्शंस की अगर बात की जाए, क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस है? नो, द टैग डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। जैसे हमने बताया था, कोई सैंक्शंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर देखें इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, stronger rupee would partially offset the impact of rising oil prices on imports। ये हम सब जानते हैं, इंडिया काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा क्वांटिटी अपना ऑयल इंपोर्ट करता है और उसके लिए, और ये परचेज डॉलर में किया जाता है। डॉलर के मुकाबले में रुपी काफी वीक है और इसकी वजह से जो इंपोर्ट्स का बिल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर आरबीआई के इस इंटरवेंशन से रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट करती है तो जो हमारे इंपोर्ट्स के बिल है वो थोड़े नीचे आएंगे और इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और आरबीआई क्या कर सकती है? द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स रिजर्व्स टू इंक्लूड नॉन डॉलर एसेट्स। अब ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आरबीआई इस तरीके से यूज कर सकता है कि जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई मेंटेन करके रखता है उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है, उसको सिर्फ डॉलर में ना सेव करे, नॉन डॉलर करेंसीज को भी अपने एसेट में इंक्लूड कर सकता है। ऑलराइट, So these are some of the pointers which you must know from exam point of view। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में समझा था, करेंसी अगर डीवैल्यू होती है तो एक्सपोर्ट में उसका क्या फायदा होता है, ये हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। चलिए अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हैं जहाँ पे $1 की वैल्यू है 50 रुपए। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये हमारी कंट्री है इंडिया, ये एक प्रोडक्ट बनाती है, एक गुड बनाती है जी, और उसको एक्सपोर्ट करती है यूएस में। इस जी की वैल्यू है $1। मतलब इंडिया जब इस जी को एक्सपोर्ट करेगा यूएस में, उसके बदले में यूएस इंडिया को $1 देगा। ऑलराइट, इंडिया ने जी प्रोड्यूस किया, जी एक्सपोर्ट हुआ, ये यहाँ पे गया, यूएस ने इसके बदले में $1 इंडिया को दे दिया। $1 तो यूएस ने दिया, लेकिन इंडिया में आके ये $1 कितना हो जाएगा? $1 की वैल्यू करंटली चल रही है 50 रुपए, तो इंडिया को 50 रुपए मिल जाएंगे। ऑलराइट, ये था सिनेरियो 1। अब देखिए इतने में क्या होता है, कुछ इकोनॉमिक टर्मोइल आता है और इंडिया की जो करेंसी है रुपी वो डीवैल्यू कर जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है डॉलर के मुकाबले। अब $1 की वैल्यू है 100 रुपए, पहले थी 50 रुपए, अब घट के हो गई है $1 की वैल्यू 100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि रुपी की वैल्यू नीचे आ गई, रुपी डेप्रिशिएट कर गया, क्योंकि पहले $1 में 50 रुपए होते थे, अब $1 में 100 रुपए हैं। इसको बोलेंगे रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई है। चलिए अब फिर से वही सिनेरियो देखते हैं। इंडिया ने फिर से जी प्रोडक्ट बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया यूएस में, और यूएस ने फिर से $1 इंडिया को वापस दे दिया। यूएस ने तो $1 दिया, लेकिन इंडिया आके वो $1 बन गया 100 रुपए। ठीक है, आप ये समझे, क्योंकि $1 की करंट वैल्यू है 100 रुपए, क्योंकि रुपी जो है वो डी वैल्यू हो गया। आपने देखा रुपी की वैल्यू तो डी वैल्यू हुई, लेकिन उसी प्रोडक्ट को जब इंडिया ने पहले एक्सपोर्ट किया था उसके बदले में इंडिया को मिले थे 50 रुपए। लेकिन अब क्योंकि वैल्यू नीचे गिर गई है रुपी की, वही प्रोडक्ट जो पहले $1 का था अभी भी वो $1 का है, लेकिन उस $1 के बदले में इंडिया को जो मिला वो है 100 रुपए। ठीक है, क्लियरली यहाँ से देखा जा सकता है कि अगर वैल्यू डेप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्ट में मुनाफा होता है। ऑलराइट, कोई भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट। ठीक है, चलिए लेक्चर आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सून विल कम आउट विद अनदर कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।